Hey guys, welcome to Sanjeevani Prep, and in this video we will study pathogenesis of cell injury. देखो, पैथो का मतलब क्या होता है? डिजीज। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। सो पैथोजेनेसिस मतलब डिजीज फॉर्मेशन। तो अब जब हम पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ रहे हैं? इसको हम सेल इंजरी में पढ़ रहे हैं। तो अब क्या पढ़ेंगे हम? सेल इंजरी की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, ओके। देखो, formation of a cell injury is due to one or more of the etiologic agents। कि जो हमारी फॉर्मेशन होती है हमारे अंदर सेल इंजरी जो होती है, ठीक है, वो किसकी वजह से होती है? वन और मोर इटियोलॉजिक एजेंट्स की वजह से। इटियोलॉजिक एजेंट मतलब कि जो हमें जो डिजीज़ को कोज करते हैं वो क्या थे हमारे? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, फिजिकल, केमिकल, साइकोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल और भी, ठीक है, एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद देखो, एंड सेल इंजरी में बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स रिलेटेड टू इटियोलॉजिक एजेंट एंड होस्ट। तो देखो, जो अब सेल इंजरी होगी हमें तो वो डिपेंड में बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल भी हो सकती है और इरिवर्सिबल भी हो सकती है, बट वो डिपेंड करती है कि वो रिवर्सिबल होगी या इरिवर्सिबल होगी कि किस पे डिपेंड करती है वो हमारे फैक्टर्स रिलेटेड टू इटियोलॉजिक एजेंट, ठीक है, मतलब कि जो हमारे कॉजिंग एजेंट है उस पर, और जो हमारा होस्ट है जिस पे वो अटैक कर रही है, जिस सेल पे वो अटैक कर रही है, ओके, ठीक है, उन पे डिपेंड करती है कि किस तरीके की सेल है। देखो फर्स्ट है टाइप, ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी ऑफ इंजूरियस एजेंट। इंजूरियस एजेंट मतलब कि जो हमें कॉजिंग एजेंट है, डिजीज को कॉज कर रहा है, इंजरी को कॉज कर रहा है, वो एजेंट कि वो किस तरीके का है, उसका टाइप, उसकी ड्यूरेशन, वो कैसे एक्ट कर रहा है, और जो उसकी सीवियरिटी है मतलब कि वो कितना हार्मफुल है हमारे लिए, कम है या ज़्यादा है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे डिपेंड करती है इंजूरियस एजेंट। तो देखो एग्जांपल के साथ देखो, स्मॉल डोज ऑफ केमिकल टॉक्सिन, कि कोई भी पॉइजन है, केमिकल टॉक्सिन है, ठीक है, अगर उसकी स्मॉल डोज ले रहे हैं तो हम क्या है कि जो हमें इंजरी होगी वो रिवर्सिबल होगी, ठीक है, कि हम रिकवर कर सकते हैं, दोबारा से ठीक हो सकते हैं। अगर हम पॉइजन ले लेते हैं, अगर हम पॉइजन बहुत ही कम अमाउंट में लेते हैं तो हमारे चांस है कि हम बच सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो हम बच नहीं सकते हैं। तो देखो वही लिखा है यहाँ पे कि लार्ज डोज ऑफ केमिकल टॉक्सिन कॉज इरिवर्सिबल सेल इंजरी, जिसके बाद हमारी क्या होगी? डेथ होगी। दूसरा एग्जांपल देखो, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ इस्कीमिया। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इस्कीमिया एंड हाइपोक्सिया क्या होते हैं। ये दोनों क्या हमारे जो ये दोनों टर्म्स हैं ये किसके लिए होती हैं? लैक ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के लिए यूज़ होती हैं किसी भी सेल में, ठीक है, कि हमारा कोई भी सेल है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोक्सिया बोलते हैं। और इस्कीमिया क्या है कि ऑक्सीजन की कमी जो ब्लड की सप्लाई की वजह से हो रही है, कि ब्लड की सप्लाई बहुत स्लो है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, मतलब छोटे समय के लिए, थोड़े से समय के लिए जो हमारी इसकी ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो जो हमारे अंदर इंजरी होगी वो क्या होगी? रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। अगर वहीं पे लार्ज ड्यूरेशन ऑफ इस्कीमिया मतलब कि जो हमारी ऑक्सीजन की कमी है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है बहुत लंबे टाइम तक है, तो वो हमें क्या करेगी? इरिवर्सिबल सेल इंजरी को कोज करेगी, और इरिवर्सिबल सेल इंजरी हमारी क्या करेगी? सीधी डेथ करा देगी, ठीक है। आई होप समझ गए होगे ये बात। तो देखो नेक्स्ट जो हमारा वो क्या है? टाइप एंड स्टेटस अडेप्टेबिलिटी ऑफ टारगेट सेल। जो हमारा होस्ट है या टारगेट सेल जिसको अटैक करे, जिस सेल पे अटैक किया गया है, उस सेल वो किस तरीके का सेल है, उसकी टाइप है, उसकी अडेप्टेबिलिटी क्या है, उसका स्टेटस, ठीक है, तो वो किस तरीके का है। तो देखो इसमें हमने एग्जाम्पल के तौर पे द टू डिफरेंट सेल्स, हमने दो सेल लिए हैं, दोनों अलग सेल हैं, ठीक है, इन सेम हाइपोक्सिया कंडीशन फॉर 30 मिनट्स। तो देखो हमने दो सेल लिए हैं, एक हमारा स्केलेटल मसल सेल है, एक हमारा कार्डियक मसल सेल है। स्केलेटल मसल सेल जो हमारी स्केलेटन की जो मसल्स होती हैं उसमें प्रेजेंट होता है, मतलब कि जो हमारे हाथ की है, हमारे पैर की मसल है, उनमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद कार्डियक मसल सेल जो हमारी जो मसल्स हार्ट के अंदर होती है, तो उन मसल का जो सेल होता है उसको क्या हम बोलते हैं? कार्डियक मसल सेल बोलते हैं, ठीक है। तो हमने इन दोनों सेल्स को हाइपोक्सिया में रखा, मतलब कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रखा। तो देखो उस पर क्या इफेक्ट आता है दोनों पे, ठीक है। तो देखो स्केलेटल मसल सेल पे क्या होता है? नो इंजरी, कोई भी इंजरी नहीं होती है, एंड कैन सर्वाइव फॉर 2 to 3 आवर्स, ठीक है, मतलब कि जो उस पर कोई भी इंजरी नहीं होगी और वो 2 या 3 घंटे तक सर्वाइव रहेगा स्केलेटल मसल सेल। अब वहीं पे देखते हैं कार्डियक मसल सेल को। कार्डियक मसल सेल को अगर हम हाइपोक्सिया की कंडीशन में रखते हैं तो उसमें क्या होगा? इरिवर्सिबल इंजरी हो जाएगी, ठीक है, कि जो हमारा सेल होगा वो इरिवर्सिबली इंजर्ड हो जाएगा एंड डाइड इन 20 मिनट्स, ठीक है, कि अगर उसको हम 20 मिनट्स से ज़्यादा हाइपोक्सिया की कंडीशन में रख देंगे तो वो क्या है? मर जाएगा। तो हमने क्या है 30 मिनट तक रखा है तो वो मर जाता है,
ठीक है ना। तो ये हमारा कार्डियक मसल था, ये हमारा स्केलेटल मसल सेल था। तो दोनों सेल ये जो टाइप थे वो डिफरेंट थे, दोनों की अडेप्टिबिलिटी अलग थी। ये इसके साथ अडेप्ट हो जाता है, ये नहीं हो पाता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ अडेप्टिबिलिटी डिफर इन टारगेट सेल्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभी। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट। सो देखो थर्ड क्या है हमारा, थर्ड जो है हमारा वो क्या है, जनरल अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो जनरली जो सेल के अंदर इंजरी होती है वो ऐसे अंदर। सो सेल इंजरी रिजल्ट्स फ्रॉम फंक्शनल एंड बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटी इन वन और मोर ऑफ द सेवरल एसेंशियल सेलुलर कंपोनेंट्स। तो जो हमारे सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, उसके जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके अंदर जो भी इंजरी आ जाती है, उनके अंदर भी जो फंक्शनल बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, तो हम वो पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारा, द मेम्ब्रेन डैमेज। ठीक है, जो हमारा सेल होता है और सेल के अंदर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होते हैं, तो ये ऑर्गेनल्स होते हैं। तो देखो जो उसकी मेम्ब्रेन डैमेज होती है, किसकी, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है, या फिर जो हमारे लाइसोसोम होती है, उनकी मेम्ब्रेन में कोई भी डैमेज आ जाता है, तो वो क्या करता है, डिस्टर्बिंग द मेटाबॉलिक एंड ट्रांस मेम्ब्रेन एक्सचेंजेस। मतलब कि जो हमारा मेटाबॉलिक कैसे होगा, कि जो हमारे लाइसोसोम्स हैं उनकी मेम्ब्रेन में डैमेज हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में डैमेज हो गया। ठीक है, और जो उसका ट्रांस मेम्ब्रेन में क्या हुआ, जो सेल की मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, तो जो हमारा सेल ट्रांस मतलब कि सेल के उससे अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जो भी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो क्या होगा, एबनॉर्मल तरीके से होगा, कोई भी अच्छे से तरीके से नहीं होगा। ठीक है, मेंटेन नहीं कर पाएंगे ट्रांसपोर्ट को, तो उसमें क्या हमारी गलत चीज़ भी आएगी और अच्छी चीज़ भी आएगी। ठीक है, सो डिस्टर्बिंग द मेटाबॉलिक एंड ट्रांस मेम्ब्रेन एक्सचेंजेस। ठीक है, तो मेटाबॉलिक और जो हमारे ट्रांस मेम्ब्रेन एक्सचेंजेस होते हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं अगर हमारी मेम्ब्रेन में डैमेज हो जाए तो। ठीक है, अगर देखो सेल में डैमेज हो गया तो ट्रांस मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम में हो गया, तो लाइसोसोम क्या है, एंजाइम्स को रिलीज करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी नहीं होगी तो कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाएगी, तो मेटाबॉलिक पे लाइसोसोम में जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, तो एंजाइम हमारे प्रोटीन्स को खा जाएंगे, सेल के स्ट्रक्चर को खा जाएंगे, तो सेल ही नहीं बचेगा फिर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद देखो हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, हमारा पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब कि ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। अगर ये डैमेज हो जाएगा तो हमारा जो एटीपी का प्रोडक्शन हो जाएगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं ठीक रहेगा तो वो एटीपी कैसे बनाएगा, तो उसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा जेनेटिक, जो हमारा डीएनए होता है उसके अंदर डैमेज। ठीक है, उसकी प्रोटीन्स में भी डैमेज हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, कॉज टू सेल डेथ। तो सीधा क्या सेल डेथ होगी, और कौन सी होगी, एपोप्टोसिस होती है। सो अगर हमारे डीएनए डैमेज हो जाता है ना, तो हमारी क्या होती है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है, क्योंकि उसमें सेल हमारा अच्छे से काम नहीं कर पाता है, वो डैमेज हो जाता है, आगे से वो फंक्शनल काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो फिर वो अपने आप सुसाइड कर लेता है, मतलब कि अपनी प्रोग्राम डेथ कर लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस बोलते हैं। ओके, उसके बाद हमारा क्या है, राइबोसोमल डैमेज। राइबोसोमल डैमेज, तो राइबोसोम जो होते हैं हमारे किस पे प्रेजेंट होते हैं, गोल्गी एपरेटस पे और एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो कि क्या प्रोटीन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो जब हमारी एनर्जी की एब्सेंस में राइबोसोम डैमेज हो जाते हैं तो क्या होता है, रिड्यूस्ड प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब कि जो हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, एबनॉर्मल फंक्शन एंड लीड्स टू सेल डेथ। ठीक है, तो सेल के अंदर प्रोटीन नहीं होगा, जो प्रोटीन मेन काम करता है हमारे सेल के अंदर। ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट्स को बनाता है, तो उसके बाद जो वो नहीं होगा और तो फंक्शन खराब हो जाएंगे, फिर जिसकी वजह से क्या होगी, लीड्स टू सेल डेथ, तो हमारा सेल मर जाएगा। उसके बाद क्या हमारा साइटोस्केलेटन इरेगुलर ग्रोथ। तो जो हमारा साइटोस्केलेटन होता है, जो हमारे सेल को ढांचा देता है, उसके अंदर क्या होगा, उसकी इरेगुलर ग्रोथ होगी। ठीक है, सो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। इसके अंदर जो हमारी क्या थे, जो हमारे ऑर्गेनल्स थे सेल के, वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सो लास्ट वन हमारा क्या है, मॉर्फोलॉजिक कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि जो भी चेंजेस आते हैं हमारी मॉर्फोलॉजी में, उसके स्ट्रक्चर में, ठीक है, उसके बायोकेमिकल जो फंक्शन होते हैं उसमें, और उसके स्ट्रक्चर में जो भी चेंजेस आते हैं उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। सो ऑल फॉर्म ऑफ बायोकेमिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस अंडरलाइंग सेल इंजरी आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। तो जो सेल के अंदर किसी भी तरह का बायोकेमिकल स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, सो दैट्स आर अंडरलाइंग सेल इंजरी आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। तो ये सभी, तो हमारे बायोकेमिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस किसके अंदर आते हैं, हमारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस के अंदर आते हैं, और ये हम बोल सकते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कहलाते हैं। ओके, ठीक है ना। तो देखो एक नेक्स्ट,
द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी, तो जो हमारी रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है उसके अंदर जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं एक इंजरी से पहले, वो क्या है, तो देखो हाइड्रोपिक स्वेलिंग ऑफ सेल, हाइड्रो वर्ड वाटर से रिलेट करता है एंड स्वेलिंग मतलब उसका फूल जाना, ठीक है, किसका, सेल का। तो सेल के अंदर जब पानी भर जाता है, सो वाटर एक्यूमुलेशन इन सेल एंड गेट स्वेल्ड अप, ठीक है, तो सेल के अंदर क्या है, पानी भर जाता है और सेल क्या है, स्वेल हो जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ, एक एग्जांपल के साथ, कि जो हमारी हाइपोक्सिया की वजह से हमारे सेल में डैमेज होता है और उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं। सो स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।